ये कमिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। फाइल दीजिए आपकी सर। पूरी फाइल दे दीजिए। टेक योर सीट। थैंक यू सर। मिस्टर रवि, यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन डिटेल। जी सर। सर मेरा नाम रवि पटेल है और मैं देवास जिले के ग्राम रनायल कला का निवासी हूँ। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी और सर उसके बाद में मैंने इंदौर के होलकर विज्ञान महाविद्यालय से बीएससी और एमएससी फॉरेंसिक साइंस में की है। सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और मॉर्निंग वॉक है और सर लोक सेवा आयोग के समक्ष मेरा ये द्वितीय इंटरव्यू है। आप सिविल सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि आप पटेल हैं ऑलरेडी और वर्तमान संदर्भ में कृषि से लेकर बाकी कई चीज़ों में गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम का बेनिफिट दे रही है। जी सर। आप वो सब छोड़ के एग्रीकल्चर और ये सब में आपका इंटरेस्ट नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप में? जी सर। सर मैंने पढ़ाई की थी तो सर मैंने एमएससी के बाद में सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं और सर चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि है तो शुरू से ही माता पिता कहते आए हैं कि पढ़ लिख कर एक अच्छा अधिकारी बनना, नौकरी करना, तो सर वो फैक्टर भी काम किया है। और सर सिविल सर्विसेज सीधे लोगों से जुड़कर काम करती है तो सर वो भी अनुभव रहा है कि शुरू से माता पापा के साथ में मैं जाता था तहसील स्तर में, तो वहाँ पर काम करते हुए देखा है। ओके जी सर। नेक्स्ट कुछ दिनों में कहीं लॉकडाउन लगने वाला है, अनाउंसमेंट हो गया है, कोई जानकारी है आपको? सॉरी सर, ये जानकारी आज नहीं है सर। अभी आजकल में ही कहीं सोलर सिटी को लेकर कोई बड़ा कैंपेन हुआ एमपी में? जी सर। कहाँ पे? सर सांची को सोलर सिटी की घोषणा होगी सर, मतलब बन क्या है इसके डेटा, कुछ ध्यान है क्या है उसमें स्पेशल? सर उसमें 60,000 जो वाट हैं वो बिजली का उत्पादन किया जाएगा सर। 60,000 वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट? सर किलोवाट में या खाली वाट? सर किलोवाट में, सॉरी सर। एक चर्चा अभी भारत में बहुत तेजी से चल रहा है, एक चुनाव होना चाहिए। जी सर। आपके क्या विचार हैं? सर मेरे विचार है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखकर इसके जो संवैधानिक और राजनीतिक जितने भी प्रभाव हैं उनको ध्यान में रखकर सभी पक्षों को, सभी दलों को साथ में लेकर किया जाना चाहिए सर। नहीं, आपका क्या विचार है? वो तो किया जाना चाहिए और जो होगा डिसाइड हो जाएगा। अगर आपका पर्सनल व्यू रखना आपको कि एक चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप पर्सनल विचार क्या रखते हैं इस विषय पे? सर मेरे विचार यही रहेंगे कि जो समिति अभी इसके ऊपर जो समिति का गठन हुआ है, समिति जो गठन होगा वो बाद में चलेगा। जी सर। अगर सपोज दैट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप समिति के अध्यक्ष हैं और आपका डिसीजन सारी समिति मानने वाली है, जी सर, आपके व्यूज क्या होंगे? सर मेरे व्यूज़ तो अगर सर मैं समिति के अध्यक्ष के अनुसार देखूंगा तो उसमें जितने भी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं, उसका परिणाम क्या है कि जितने भी जी सर पढ़ा है ना? जी सर। तो संविधान प्रावधानों के अनुसार आप अध्यक्ष है समिति के। जी सर। आपका डिसीजन बाकी सब मानने को तैयार हैं, तो आप एक इलेक्शन रखना चाहेंगे नहीं रखना चाहेंगे? सर मैं रखना चाहूँगा। एक इलेक्शन रखना चाहेंगे? जी सर। क्या बेनिफिट्स हैं उसके? सर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो ये है कि पूरे देश में एक साथ में चुनाव हो जाएगा। तो जो 2019 के चुनाव हुए थे सर, उसमें चुनाव आयोग के लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर के खर्च हुए थे, तो सर वो खर्च भी बचेगा। और चुनाव आयोग कहता है कि पूरे भारत में जो सारी पार्टियां हैं वो मतलब पूरे भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, तो सारी पार्टियां उसमें जाते हैं और जो पूरा सरकार का प्रचार तंत्र है वो भी चुनाव में ज़्यादा ध्यान देता है, तो उसकी वजह से जो सर विकास कार्य है उनमें धीमी गति हो जाती है सर, और आचार संहिता के कारण नई योजनाओं की घोषणा नहीं हो पाती है। आचार संहिता जो शब्द आपने यूज़ किया है, जी सर, डिफाइन कर पाएंगे? जी सर बताएं। सर जो आचार संहिता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित की जाती है, जिसके तहत जो निर्वाचित मतलब निर्वाचन होने वाले अधिकारी मतलब जो नेता है और जो निर्वाचन अधिकारी है सर, उनके ऊपर कुछ बाध्यताएं होती है कि जिसके अनुसार उसके अनुसार ही काम करना पड़ता है उनको सर। जैसे कि नई लोक लुभावनी नीति नई सरकार जारी कर सकती है। मैंने शब्द यूज़ किया था आचार संहिता, आप शायद बात कर रहे हैं चुनाव आचार संहिता की। जी सर। आचार संहिता तो हर जगह हो सकता है, सिविल सर्विसेज की भी एक आचार संहिता है। जी सर, आचरण संहिता होती है। आचार संहिता आचरण संहिता मतलब है सेम चीज। चुनाव आचार संहिता अलग है। चुनाव आचार संहिता के कुछ बेसिक 3 रूल क्या है बता पाएंगे? क्या क्या चीज़ें बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन हो जाती हैं? सर उसमें सबसे पहले तो सर जो प्रचार प्रसार की अवधि है वो एकदम निश्चित होती है, 14 दिनों के अंतर्गत होना चाहिए।
सर दूसरा कि शराब पैसे बांटना, लोक लुभावन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सर तीसरा कि जो खर्च की सीमा है सर, वो अभी इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। सिर्फ लोक लुभावन में सिर्फ शराब और पैसे बोला आपने, और कोई चीज़ भी आती है क्या इसमें? मैम ऐसी कोई नीतियाँ कि जो भविष्य में मतलब कि उस आचार संहिता के दौरान नई नीति जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके, तो मैम इसमें धार्मिक संबंधित मामले भी आ सकते हैं। सिद्धार्थ के बारे में बताइए, सिद्धार्थ कौन थे? मैम सिद्धार्थ गौतम, जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है मैम, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और मैम इन्होंने मैम छठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी मैम। अच्छा, ये टाटिया जी कौन है? टाटिया भील? मैम टाटिया भील भारत मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मैम इनको जननायक और क्रांतिवीर कहते हैं। मैम खरगोन क्षेत्र से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और मैम अपने साथ में मिलकर जो भील दल हैं उनका गठन भी किया था मैम। MSc फॉरेंसिक साइंस में किया जी मैम। DNA क्या है? यस मैम। मैम DNA न्यूक्लिक एसिड है। यह मैम DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। मैम ये पितृत्व गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। और मैम इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि किसी भी क्राइम सीन पे, क्रिमिनल में जो पितृत्व गुण हैं उनके आधार पर डिफाइन हो जाता है। मैम फॉरेंसिक साइंस में भी ये इम्पोर्टेंट है कि ये हर व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है, तो उसके आधार पर जांच की जाती है। ठीक है। इसमें जूलॉजी में किया आपने, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, है ना? जी मैम। केमिस्ट्री में अभी नई शिक्षा नीति के पीरियोडिक टेबल अलग कर दिया गया 10th क्लास के सिलेबस से। जी मैम। आप इसको कितना न्याय संगत मानते हैं? मैम जो NCERT ने घोषणा की थी तब उन्होंने बोला था कि इसको हम 11th क्लास में रखते हैं। 11th क्लास में रखेंगे ताकि बच्चों के ऊपर जो अनावश्यक दबाव होता है वो दबाव कम हो जाएगा मैम। तो बच्चा 10th में भी तो केमिस्ट्री पढ़ता है, तो उसको बेसिक ही नहीं पता होगे तो फिर 11th में जाके कैसे करेगा वो? 10th में भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो। मैम वो इसके लिए कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अगर वो आर्ट्स में जाना चाहे तो उनके ऊपर अनावश्यक दबाव ना हो। सब चीज़ पढ़ रहे हैं ना? जी मैम। ठीक है। अब 9 तक पढ़ेंगे सब लोग, 8 तक सब पढ़ेंगे, 9 से चेंज होगा। जी मैम। नई शिक्षा नीति के क्या पैटर्न, किस पैटर्न पे चल रही है अभी? मैम नई शिक्षा नीति को 2 पैटर्न में, उच्च शिक्षा और जो स्कूली शिक्षा, उसके आधार पर लागू किया है। स्कूली शिक्षा को जी कितने मैम। पैटर्न में बांटा है? स्कूली शिक्षा को 5 भागों में बांटा है इसमें, 5+3+3+4। मैम जो 5 भाग है शुरू के, उसमें 3 साल इस विद्यालय पूर्व शिक्षा होती है, उसके बाद कक्षा 1 और 2 की कक्षा होती है। और मैम फिर कक्षा 3, 4, 5 में मातृभाषा तक शिक्षा दी जाती है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक इसमें मैम थोड़ी मैम व्यवसायिक से संबंधित शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शिक्षा दी जाती है। फिर भाषा से संबंधित बात की आपने ना, जी मैम। त्रिभाषा सूत्र क्या है? मैम जो त्रिभाषा सूत्र हैं वो 1976 में आया था मैम। उसके तहत जो पूरे भारत में मैम इस तरह जो भाषा, मैम पूरे राज्यों को 3 भाषाओं में बांटा गया था कि हिंदी भाषी, अहिंदी भाषी, और जिनके अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र चलता है। जी मैम। मैम जो नई शिक्षा नीति है इसमें त्रिभाषा सूत्र के तहत अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को पढ़ाना और हिंदी भाषी राज्यों में एक दक्षिण भारत की भाषा को पढ़ाने की बात कही है। त्रिभाषा सूत्र में ऐसा तो कहीं नहीं है। सॉरी मैम, मैंने यही पढ़ा है। पर भारत के कितने राज्य बने थे? जी मैम। भाषाई आधार पर कितने राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? मैम 1953 में आंध्र प्रदेश का हुआ था, और उसके बाद में मैम साउथ के जो अलग अलग स्टेट्स बने हैं उनकी गिनती में तमिलों का तमिलनाडु, मैम केरल है, और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य में। और कोई नहीं बना? मैम अभी इतना याद आ रहा है। हरियाणा वगैरह का नाम याद आता है? जी मैम, हाँ, हरियाणा और पंजाब मैम, और वैसे ही महाराष्ट्र और गुजरात भी हुआ मैम अलग अलग। क्रिकेट खेलते हैं आप, है ना? जी मैम। कितने फॉर्मेट में खेला जा रहा है अभी क्रिकेट? मैम 3 फॉर्मेट में खेला जा रहा है अभी, जिसमें टेस्ट क्रिकेट है मैम, उसके बाद में वनडे है जो 50-50 ओवर का खेला जाता है, और T20 क्रिकेट है जो 20-20 ओवर का खेला जाता है। बैट बनाने वाली 3 कंपनियां है ना भारत की? जी मैम। विश्व की 3 कंपनियां बता दीजिए। सॉरी मैम। अच्छा, मॉर्निंग वॉक के फायदे क्या हैं? मैम सबसे बड़ा फ़ायदा तो सुबह सुबह शुद्ध वायु मिल जाती है,
और मैम जो वर्तमान में जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये समाज में बढ़ रहा है और कम एज के लोगों में देखा जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि 30 मिनट के वॉक से लगभग 29% डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है और 32% हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। मैम जीवन में एक अनुशासन देता है। आपको धनुष की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर या? जी मैम, जी सर। क्या है? सर मेरे घर में मेरे पापा और बड़े पापा को डायबिटीज़ है सर। आपको नहीं है ना? मुझे नहीं है सर। मैंने आपको पूछा था यार, आपने हाँ बोल के लगा दिया। सॉरी सर, मैं प्रश्न अच्छे से सुन नहीं पाया था। चलेगा, ठीक है। मॉर्निंग वॉक कहाँ करने जाते हैं? मैम मैं भंवरकुआ पे रहता हूँ, तो जो BRTS कॉरिडोर से जाता हूँ तो हल्का साइंस कॉलेज के ग्राउंड में। 3 लैंडमार्क बता दीजिए इसमें, यहाँ से वहाँ तक के, जहाँ से आप तक जाते हैं, जहाँ तक जाते हैं। जी मैम सबसे पहले कोटेल एकेडमी, उसके बाद में मैम जो भंवरकुआ पे जो मंदिर है, जो भंवरनाथ मंदिर शिव शंकर का, और मैम तीसरा अभी पुलिया का निर्माण हो रहा है मैम। लैंडमार्क है, चलिए ठीक है। आपका चयन क्यों किया जाना चाहिए? सर इस परीक्षा के लिए जितनी योग्यताएं और अर्हताओं के साथ में सर मैं जो सिविल सेवक में गुण होते हैं सर उनको रखता हूं कि जैसे सर मैं अपने कार्यों के प्रति ईमानदार हूं, सर कर्तव्यनिष्ठ हूं, सर सहिष्णु हूं, लोगों की बातों को सुनता हूं, और सर लीडरशिप क्वालिटी में क्रिकेट में या फिर गाँव में किसी भी कार्यक्रम सम्मेलन में मुझे जो काम दिया जाता है वो अच्छे से करता हूँ। सर मैं टेक्नो फ्रेंडली हूँ, चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता हूँ। सर अच्छी सीखने और सुनने की क्षमता है मुझ में। सर फिजिकली फिट हूँ, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता हूँ। गुड, आप जा सकते हैं।